Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत और फैमिली दोनों का ध्यान बहुत अच्छे से रखिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स में फ़ायदा पहुँचाएगी और साथ ही साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रैपिड फायर राउंड को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इन सभी स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है फायर सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर जो पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर देखने को मिलता है उसके बारे में। तो हमें बताना है कि ये फायर सर्विस एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारी? इसे इंक्लूड किया गया है शेड्यूल 12 जो है उसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 243W। तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वन ओनली, टू ओनली, दोनों ही सही है या फिर दोनों गलत है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। देख लेते हैं। जो NBC नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है उसका पार्ट 4 है, वो डील करता है स्पेसिफिकेशन और गाइडलाइन से, जो डिज़ाइन और मटेरियल्स जो भी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है ताकि हम थ्रेट को रोक सकें, जो कि बिल्डिंग के अंदर आग लगने की स्थिति पैदा हो जाती है उसको। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? जो वैशाली एस हिवाशी हैं वो पहली ऐसी महिला हैं जिसे अपॉइंट किया गया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर। इसमें से बताना है कि हमें कौन सी जो फोर्स है जिसमें ये इनको इंक्लूड किया गया है। BSF के अंदर, ITBP के अंदर, BRO के अंदर, SSB के अंदर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा BRO के अंदर। BRO क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते हैं, ये है ये वैशाली जी। फिर और जान लेते हैं इसके बारे में। BRO है उसमें अपॉइंट किया गया है वैशाली जी को फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांड, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की दी गई है इनको। इसे आप वुमेन एम्पावरमेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर और ऐसे के अंदर भी। कमांड करेंगी कंपनी की प्रोवाइड करवाने के लिए कनेक्टिविटी हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर। कहाँ पे? इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर। ये एक MTech ग्रेजुएट है और पहले से ही कैरिड आउट थी इनकी डिमांडिंग कि ये कारगिल के अंदर काम करना चाहती हैं। क्या है? इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में? इंडिया और नेपाल के रिलेशंस की कंसिडर में। रिसेंटली क्या हुआ है चलिए वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। इंडिया नेपाल के बीच में पीस एंड फ्रेंडशिप जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी 1951 के अंदर। इंडियंस हैं वो अलाउड नहीं है नेपाल के अंदर किसी भी लैंड प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या फिर काम करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सेकेंड ओनली। देखते हैं रिसेंटली क्या हुआ है कि नेपाल गवर्नमेंट इंडिया के साथ में जो 22 बॉर्डर पॉइंट्स हैं उनको बंद करेंगे कोविड-19 की वजह से। नेपाल है उसमें कोविड-19 मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है। नेपाल की कोविड-19 कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने रेकमेंड किया है नेपाल काउंसिल मिनिस्टर को कि वो शट डाउन कर दें 22 नेशनल बॉर्डर्स, जो कि 35 में से हैं। टोटल 35 है, उनमें से 22 को बंद करने के लिए कहा गया है। इस मूव को फॉलो करने के लिए अब इंडिया और नेपाल के बीच में सिर्फ 13 बॉर्डर्स ऐसे हैं जो कि खुले हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को टच करता है। और ये जो ट्रीटी थी वो 1950 में साइन हुई थी पीस एंड फ्रेंडशिप की। काली रिवर है और कालापानी रीजन है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है पटोला नाच के बारे में। पटोला नाच है वो स्टेट डांस फॉर्म है आसाम की, जो कि पपेट्री से रिलेटेड है। और यूनिसेफ कोलैबोरेट कर रहा है आसाम बेस्ड ट्रस्ट के साथ में ताकि वो स्प्रेड कर सके अवेयरनेस कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। सिर्फ सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्टेट डांस नहीं है। हम देख सकते हैं ये कठपुतलियों के द्वारा दिखाया जाता है। और पटोला नाच है वो स्ट्रिंग पपेट्री ऑफ आसाम है। यूनिसेफ के साथ आसाम के अंदर एक अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट है, उसने काम किया है मिलकर और पपेट्री के साथ में 3 शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं ताकि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में अवेयरनेस फैला सकें। और जो 4th वीडियो होगी वो जो स्कूल के अंदर से ड्रॉप आउट होते हैं उनके ऊपर होगी। तो यूनिसेफ इस एरिया में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं।
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है पाइथन 5 के बारे में? पहली स्टेटमेंट है ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज है 15 किलोमीटर। फिर दूसरी स्टेटमेंट है ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज है 20 किलोमीटर। फिर कहा है कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जो कि रेंज है जिसकी रेंज है 25 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये एक एयर टू एयर मिसाइल है रेंज के साथ 20 किलोमीटर की। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी दिखाई देती हैं। फिर क्या है, पाइथन 5 है वो 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है जो कि यहाँ पे तेजस आएगा, यहाँ पे तेजस आएगा, तेजस के साथ कनेक्टेड है, लगाया गया है। ये सेकंड एयर टू एयर मिसाइल है जो कि इजराइल से खरीदी गई है 20 किलोमीटर रेंज के साथ में। फिर पैलोडियम के बारे में इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, हमें बताना है कि ये एक शाइनी वाइट मेटल है जो कि प्लेटिनम ग्रुप की तरह मेनली यूज़ किया जाता है जो कि कंट्रोल करने के लिए कार्बन एमिशन पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर पाया जाता है और मेनली फाउंड होता है रशिया और साउथ अमेरिका के अंदर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, फिर है 1 और 3, फिर है 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए 1 और 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन ये साउथ अमेरिका नहीं है, ये साउथ अफ्रीका है। तो हमारी आखिरी स्टेटमेंट है वो गलत हो गई है। देख लेते हैं, ये मेनली फाउंड की जाती है रशिया और साउथ अफ्रीका के अंदर और 80% जो पैलेडियम है वो यूज़ किया जाता है कैटालिस्टिक कन्वर्टर्स के अंदर, जो कि पार्ट होता है कार के अंदर जो एग्जिस्ट करता है, जो एक एग्जॉस्ट सिस्टम है जिससे हम कंट्रोल कर पाते हैं कार्बन एमिशन के अंदर, जो कि मेनली पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल के अंदर देखने को मिलता है। ये ऐसा दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली सिटी स्कैन है वो बहुत न्यूज़ में है, तो हमें बताना है इसके बारे में कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है। हमारी पहली स्टेटमेंट है ये कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है बार बार यूज़ करने की वजह से सिटी स्कैन का, और एक सिटी स्कैन है वो बराबर होता है 300 से 400 चेस्ट एक्सरेज का। पहला ऑप्शन है 1 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 2 ओनली, तीसरा ऑप्शन है दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही गलत हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई गलत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऐसे दिखाई देती है सिटी स्कैन मशीन। यहाँ पे इंसान को लेटाया जाता है और फिर इसे अंदर डाला जाता है मशीन के अंदर, और उसके अंदर काफ़ी सारी रेज को दौड़ाया जाता है। हम जान लेते हैं सिटी स्कैन का मतलब क्या होता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, इसे सीटी स्कैन या फिर सीएटी स्कैन कहा जाता है। कंप्यूटर्स एंड रोटेशन एक्सरे मशीन को यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए क्रॉस सेक्शनल इमेजेस हमारी बॉडी की। ये इमेजेस हैं वो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि नॉर्मल एक्सरे इमेज के रूप में। इसके अंदर हमारी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं और बोन्स हैं, वो वेरियस पार्ट हैं बॉडी के, वो अच्छे से दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 में दिखाई गई है, प्रेजेंट की गई है। तो हमें बताना है कि ये प्रेजेंट की जाती है यूनाइटेड नेशन फॉर्म ऑफ ऑन फॉरेस्ट के द्वारा, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, या फिर यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यूनाइटेड नेशन का जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, उसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है। हम देख सकते हैं कि 1.6 बिलियन पीपल ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो कि डायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए और एनर्जी के लिए, और उनकी दवाइयों के लिए और इनकम के लिए भी। और कोविड-19 ने काफ़ी सारे चैलेंज दिखाए हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस इंक्रीज़ कर दिए हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी बेसिक फॉर्म करती हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, कैसे? इनमें से हमें बताना है कि पहला ऑप्शन है सॉइल फॉर्मेशन, फिर है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, फिर है पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। हमारा पहला ऑप्शन है 1 2 और 3, फिर 2 3 और 4, फिर 1 और 4 ओनली, या ये इन सारे के सारे ही सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये सारे के सारे सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ डी। जान लेते हैं इसके बारे में। सोइल का फॉर्मेशन कब शुरू होता है? सबसे पहले बेड रॉक होती है, उसके ऊपर सबसे पहले बेड रॉक होती है, फिर उसके ऊपर जो रॉक हैं वो टूटने लग जाती हैं,
बारिश की वजह से। फिर क्या होता है, जो नीचे का हॉरिजॉन है वो ऐसे बदलने लग जाता है, फिर उसके ऊपर पेरेंट मटेरियल आ जाता है और फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है। फिर हम नीचे का देख लेते हैं, वो वैसा ही है, ये भी ऐसा ही है। फिर मिनरल पोर्शन देखने को मिलता है, पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं और फिर ऑर्गेनिक मैटर जमा हो जाता है। फिर फाइनली प्लांट उगने के लिए तैयार हो जाती है। हम सॉइल इरोजन को कैसे कैसे रोक सकते हैं? हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड है उसको अच्छे से कवर कर दें ग्रासेस के द्वारा। फिर हम क्या कर सकते हैं, विंड ब्रेकर्स लगा सकते हैं, मतलब कि लगातार एक लाइन में पेड़ों को लगा दें तो वो उनसे हम विंड को रोक सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। फिर क्या है, टेरेसिंग कर सकते हैं, हम काउंटर क्रॉपिंग भी कर सकते, नो टिल प्लांटिंग कर सकते हैं, हम इस डायरेक्टली पौधे हैं उनको उगा सकते हैं और फिर हम क्रॉप्स से कवर कर सकते हैं पूरे एरिया को। फिर क्या है, हमें वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना होगा, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट, हम काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग है। वेस्ट, ग्लासेस, मेटल, पेपर, उन सबको अलग अलग रखना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से रिसाइकिल किया जा सके। फिर क्या है, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ हैं वो पौधों में जो फूल होते हैं उनका पोलिनेशन करती हैं, जिसकी वजह से वो फल बन पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर मधुमक्खी ना हो तो पोलिनेशन नहीं होगा, और पोलिनेशन नहीं होगा तो हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, फसल नहीं मिलेगी तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे और हमारी अल्टीमेटली भूख की वजह से डेथ हो जाएगी। तो ये जो क्यूट सी मक्खी होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। लॉ के अकॉर्डिंग जो कैंपा होती है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, वो नेशनल और स्टेट दोनों ही लेवल पर देखने को मिलती है। और लोगों का पार्टिसिपेशन इसके अंदर मैंडेटरी होता है कि वो कंपनसेटरी और एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर काम करेंगे, और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट के अंदर ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसमें हमारा ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही करेक्ट है, या फिर इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1 ओनली। देख लेते हैं हम इसके बारे में। एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है वो यूनिलैटरली, मतलब एक साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कैंपा फंड को कैसे स्पेंड करना है। और इसमें एक टोकन गेस्चर होता है जो कि एक ट्राइबल एक्सपर्ट होता है, ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि। और इसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो इसके अंदर मैंडेटरी है। कैंपा फंड है वो नेशनल लेवल कॉर्पस फंड है, अंदर कंपनसेशन अमाउंट कलेक्ट की जाती है, किया जाता है कहाँ से, एजेंसीज जैसे कि इंडस्ट्रियल हैं वो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर लेती हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, तो उनसे हम फंड लेते हैं। और फिर क्या है, फंड है वो यूटिलाइज किया जाता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ के अंदर, प्रोटेक्शन करने के लिए फॉरेस्ट का, और फॉरेस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने